बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमने अपना फ़र्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी था, उसमें टर्मिनोलॉजीज़ थे, हमने वो पढ़ लिया था। और हमने अपना सेकंड चैप्टर सेलुलर एडाप्टेशन स्टार्ट किया था। सेलुलर एडाप्टेशन के भी हमने टू के 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे, जो कि सारे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके साथ ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। हम डिस्प्लेजिया के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेजिया क्या है, एनाप्लेजिया क्या है और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेजिया को हम इस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं कि डिस का क्या मतलब है? डिस का मतलब है कि डिसऑर्डर्ड, और प्लेजिया मीन्स के डेवलपमेंट। डिसऑर्डर सेल डेवलपमेंट जब हो जाती है तो उसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं कि इसमें जो सेल की डेवलपमेंट होती है वो एक डिसऑर्डर्ड वाली डेवलपमेंट होती है। स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल सेल होते हैं, जब नॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम कोई स्टिमुलाई आती है। स्टिमुलाई किस तरह की स्टिमुलाई? कोई इरिटेंट स्टिमुलाई, कोई स्ट्रेस वाली स्टिमुलाई जब आ जाती है तो ये जो नॉर्मल ग्रोथ करने वाले सेल्स थे ये चेंज हो जाते हैं, और ये इनकी जो डेवलपमेंट जो कि नॉर्मल हो रही थी, अब ये नॉर्मल से एक डिसऑर्डर्ड या एबनॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो इस किस्म के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया कहते हैं। ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जब नॉर्मल सेल डेवलपमेंट हो रही होती है तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है सेल का, ये जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, इस बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो लाई करती है। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि जो डिस्प्लेजिया होता है वो हमारे साथ सिर्फ जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे भी है उनमें होता है। इसके बरअक्स मेटाप्लेजिया में हमने पढ़ा था कि मेटाप्लेजिया जो है वो मेसेंकाइमल सेल में भी होती थी और एपिथेलियल सेल में भी होती थी, लेकिन डिस्प्लेजिया जो है वो सिर्फ एपिथेलियल सेल में होती है। तो जब ये जो न्यूक्लियस होते हैं एपिथेलियल सेल के, ये क्या होते हैं? नॉर्मल कंडीशन में जो बेसल मेम्ब्रेन होता है उसके करीब होते हैं, लेकिन जब डिस्प्लेजिया हो जाती है, जब यहाँ पे डिसऑर्डर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो ये न्यूक्लियस जो है ये अवे फ्रॉम द बेसल मेम्ब्रेन चले जाते हैं, बेसल मेम्ब्रेन से दूर हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये डिस्प्लेजिया जो होता है इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इसमें माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म होता है। न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म का मतलब ये है कि जो क्रोमेटिड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर क्रोमेटिज्म होता है। तो इस वजह से न्यूक्लियस को अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, तो फिर न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क जो दिखाई देता है। तो ये भी एक जो है एक साइन है कि बहुत ज़्यादा डार्क जो है न्यूक्लियस दिखाई देता है डिस्प्लेजिया जिस सेल्स में हुई है उनके न्यूक्लियस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ हम देखें कि जो डिस्प्लेजिया है वो कहाँ हो सकती है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम यूटेराइन सर्विक्स का भी उठा सकते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का भी उठा सकते हैं, लेकिन जो यूटेराइन सर्विक्स होता है इसमें डिस्प्लेजिया जो है वो कॉमन होती है। किस तरह होती है स्टूडेंट्स? जो नॉर्मल सर्विक्स होता है उसमें जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम इसको डिस्प्लेजिया ऑफ यूटेराइन सर्विक्स कहते हैं। ये एक प्री कैंसरस स्टेज होती है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स ये किस किस वजह से होती है? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि मोस्टली ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो HPV वायरस है, इसकी वजह से जो जो जितने भी इसकी वजह से एबनॉर्मल जो सेल की डेवलपमेंट होती है,
इसको हम कहते हैं कि ये यूटेराइन सर्विक्स की डिस्प्लेजिया है। तो यहाँ पे डिस्प्लेजिया ज़्यादातर ये जो ह्यूमन पपिलोमा वायरस है HPV इसकी वजह से होती है, और ये एक प्री कैंसरस स्टेज होता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट हो सके तो इसको रिवर्स ये हो सकती है अगर माइल्ड कंडीशन में हो तो, लेकिन अगर ना हो तो ये एक प्री कैंसरस स्टेज होता है। इसके बाद में एनाप्लीजिया, फिर न्यूप्लीजिया, और फिर न्यूप्लीजिया जो है वो एक कैंसरस स्टेज होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा है, हम स्लाइड से पढ़ते हैं। लिखा है deranged cell growth that result in cells that vary in size, shape and organization। ये एक डिरेंज सेल ग्रोथ होती है। डिरेंज सेल ग्रोथ का मतलब ये है कि बिखरी हुई एक बेतरतीब सी एक सेल की ग्रोथ हो रही होती है, जो कि क्या होता है, जिसकी वजह से, डिस्प्लेसिया की वजह से सेल के साइज़ में, उसके शेप में और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी तरतीब है उसमें चेंजेस आ जाती है। मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का बताया कि जो नॉर्मल सेल होते हैं उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बेजल मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है, लेकिन जब डिस्प्लेसिया हो जाती है तो वो अवे फ्रॉम, जो न्यूक्लियस होता है वो अवे फ्रॉम द बेजल मेम्ब्रेन चला जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी डिरेंज हो जाती है। माइनर डिग्रीज आर एसोसिएटेड विद इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन। जो माइनर डिग्री के डिस्प्लेजिया होते हैं या तो वो किसी इरिटेशंस की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, फिर उनको जब ट्रीटमेंट की जाती है तो वो जो है रिवर्सिबल हो जाती है, स्टिमुलस को अगर ख़त्म किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रिस्पायरेटरी ट्रैक आर यूटेराइन सर्विक्स। देखिए यहाँ लिखा है कि ये मोस्ट कॉमनली कहाँ होते हैं, या तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में होते हैं या तो यूटेराइन सर्विक्स में होते हैं। यूटेराइन सर्विक्स का मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमने एग्जांपल उठाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, उसकी वजह से जो STDI होते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो जब हो जाती है बंदे को तो उसके यूटेराइन सर्विक्स जो है उसमें क्या होता है, उसमें डिस्प्लेजिया पैदा होता है। पोटेंशियली रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये स्टिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे स्टिमुलस को रोका जाए और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह की जाए तो ये जो है रीग्रेस ये कर सकती है। रीग्रेस मीन्स के रिवर्स हो सकती है, दोबारा ठीक हो सकती है। लेकिन अगर अदरवाइज इसकी कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए और स्टिमुलस जो है वो परसिस्टेंट रहे तो ये प्रोग्रेस करती है, और प्रोग्रेस करके हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया और फिर जो है वो न्यूप्लीजिया यानी कैंसर स्टार्ट हो जाता है। ऑफन ए प्रिकर्सर फॉर कैंसर। तो ये क्या है, एक प्रिकर्सर होता है कैंसर के लिए। ये डिस्प्लेजिया जब हो जाता है तो इसके बाद कैंसर का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या है? एनाप्लेजिया स्टूडेंट्स ये भी एक जो हम सेलुलर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें ये भी एक टॉपिक है हमारे साथ, एनाप्लेजिया। स्टूडेंट्स, एनाप्लेजिया को समझने से पहले आप एक टर्मिनोलॉजी पढ़ ले, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो जब भी हम कैंसर्स वगैरह की बात करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स और जो नॉर्मल सेल्स और न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, तो डिफरेंशिएशन एक एक्सटेंट होता है कि इसमें हम वो नॉर्मल सेल्स और जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें देखते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी और उनके फंक्शन को, कि वो फंक्शनली या मॉर्फोलॉजिकली जो नॉर्मल सेल होते हैं उनको कितना रिजेंबल करती है। अगर कोई ग्रोथ हो जाती है, कोई ट्यूमर एराइज होती है, तो हम देखते हैं कि इस ट्यूमर के सेल में और ये जो नॉर्मल सेल है इनमें कितना डिफरेंशिएशन है, ये इसके रिजेंबल है कि नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, कोई ट्यूमर एराइज हो गया सिक्वेमस एपिथेलियम से। आप फ़र्ज़ करें कि एक ट्यूमर एराइज हो गया है सिक्वेमस एपिथेलियम से, तो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्यूमर के सेल्स जो जितने हैं, ट्यूमर के अंदर जो सेल्स है, ये यहाँ के जो सिक्वेमस एपिथेलियम सेल है उसके साथ कितना सिमिलर है, कितना जो ओरिजिनल सेल यहाँ पे है सिक्वेमस एपिथेलियम के उनसे कितना मैच करता है, उनके कितने रिजेंबल देता है ये। तो अगर
वहाँ पे जो है सिमिलर ना हो ओरिजिनल सेल के, यहाँ पे के जो हमारे साथ स्क्वेमस सेल्स थे उनके जैसा ना हो, उनके सिमिलर ना हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनाप्लेजिया हो गया है। ये एनाप्लास्टिक सेल्स है। एनाप्लास्टिक सेल्स मींस कि इसमें डिफरेंशिएशन अब नहीं हो सकती, मतलब कि ये जो है डिफरेंशिएशन इसमें नहीं हो सकती। यहाँ के जो कैंसरस सेल्स है उनको अगर हम देखें तो वो जो है क्या है, एनाप्लास्टिक है। एनाप्लास्टिक का मतलब ये है कि वो वहाँ पे डिफरेंशिएशन की लेक हो गई है, अब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती उनमें। तो हम ये भी कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एनाप्लेजिया होता है इसको हम कहते हैं कि ये एक हॉलमार्क होता है हमारे मेलिग्नेंसी का। मतलब ये कि एक निशानी होती है मेलिग्नेंसी की। जिस सेल्स में एनाप्लेजिया होता है तो इससे पता लग जाता है कि वहाँ पे जो कैंसर है वो डेवलप हो गई है। फॉर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आप अपने माइंड में रखें कि एक जो वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है कि अगर एक एक कैंसर है कि उसमें सेल्स में डिफरेंशिएशन मौजूद है। अगर एपिडर्मिस सेल है फॉर एग्जांपल और सेल में डिफरेंशिएशन होती है तो वो वहाँ के सेल जो है इतने जो है वो ख़राब जो है वो कंडीशन में अभी तक नहीं गए हैं। इनसे अब भी जो है वो केराटिन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसी तरह अगर हम हेपेटोसाइट की बात करें तो अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया है तो उसमें जो सेल्स है उनमें अगर डिफरेंशिएशन अभी मौजूद है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन की जा सके, तो फिर क्या होता है वो सेल्स जो है वो नॉर्मल लीवर सेल की तरह बाइल सिक्रीट कर सकते हैं, बाइल की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो सेल्स उनमें माइल्ड एनाप्लीजिया होता है, एनाप्लीजिया माइल्ड होता है मीन्स कि थोड़ा सा भी उनमें डिफरेंशिएशन किया जा सके, इस तरह की कंडीशन होती है, तो फिर क्या होता है वो जो नॉर्मल सेल की तरह पार्शियली वो जो है काम कर सकते हैं। इसके बरअक्स हम क्या कहते हैं, इसके कंट्रास्ट हम कहते हैं कि जो पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं कि जिनमें कुछ भी डिफरेंशिएशन जो है वो बिल्कुल नहीं की जा सकती, वो क्या होते हैं, उसमें जो एनाप्लेजिया होता है उसमें एनाप्लेजिया एनाप्लास्टिक सेल जो है वो हाईली प्रेजेंट होते हैं और उससे बहुत सारे न्यू और अनएक्सपेक्टेड फंक्शंस होते हैं जो कि बिल्कुल भी वहाँ के जो सेल्स होते हैं, वहाँ के नॉर्मल सेल्स उनसे रिजेंबल नहीं करते, वो अलग किस्म के फंक्शन करते हैं। तो ये जो है एक मेलिग्नेंट टाइम होता है, एक सीवियर मेलिग्नेंट टाइम होता है कि वहाँ पे जो सेल्स है वो बिल्कुल न्यू फंक्शन करते हैं, अनएक्सपेक्टेड फंक्शंस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा है, सेल डिफ्रेंशिएट टू ए मोर इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो इस फॉर्म में चले जाते हैं कि वो मोर इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक फॉर्म मीन्स कि उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स अगर आप मेच्योर सेल का देखिए, अगर आप सोचें मेच्योर सेल का, मेच्योर सेल में क्या होता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन जो है वो आसानी से की जा सकती है, लेकिन जो इमेच्योर सेल होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हीमोपोइसिस के वक्त हम जाके स्टेम सेल्स में देख ले, शुरू से जब स्टार्ट हो रही हो हीमोपोइसिस, तो वहाँ पे हम नॉर्मली भी जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, जो इमेच्योर सेल होते हैं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा WBC है, कौन सा RBC है, इस तरह। तो ये भी क्या होता है, एनाप्लेजिया में सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होके इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक फॉर्म की तरह बन जाते हैं कि जिनमें फिर हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनाप्लास्टिक सेल ग्रोथ। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, उनको हम इसी से पहचान लेते हैं कि जब इनमें एनाप्लास्टिक सेल ग्रोथ होती है, मीन्स कि इनमें जब डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त हम समझते हैं कि यहाँ पे कैंसर जो है वो डेवलप हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में शो है ओवेरियन कैंसर सेल डिवाइडिंग। यहाँ पे जो ओवरीज का कैंसर है उसमें जो सेल कैंसरस सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। इनको देख के इनमें बिल्कुल डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं की जा सकती। ये जो है बिल्कुल जो एम्ब्रियोनिक इमेच्योर सेल होते हैं उनकी तरह बन गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एनाप्लेजिया है इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें इन सेल्स को, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो ओवेरियन कैंसर सेल होते हैं इनकी डिवाइडिंग हो रही है। यहाँ पे अगर इनकी मॉर्फोलॉजिकली इनको देखा जाए तो क्या फ़ीचर्स इनके हो सकते हैं, इनमें
प्लियोमॉर्फिज्म हो सकता है। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब कि इनके साइज़ में और इनकी शेप में चेंजेस आ जाती है। साइज़ में जो नॉर्मल शेप, जो नॉर्मल साइज़ होता है, इनमें चेंजेस आ जाती है। इसको हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसमें इस तरह होता है कि एनिसोन्यूक्लियोसिस होता है। एनिसोन्यूक्लियोसिस का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के साइज़ में भी वेरिएशंस आ जाती है। तो हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है, न्यूक्लियोसिस होता है, मींस के सेल के साइज़ में, शेप में चेंजेस आ जाती है, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है। एनिसोन्यूक्लियोसिस मतलब कि जो इसका न्यूक्लियस है उसमें वेरिएशन आ जाती है। और फिर लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाती है। लॉस ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये है कि इसमें सेल्स की जो ओरिएंटेशन थी, सेल की जो तरतीब थी, वो चेंज हो जाती है। ये अपने पोल में नहीं रहते, इनकी तरतीब जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये कुछ जो है फीचर्स है एनाप्लास्टिक सेल ग्रोथ जहाँ पे होती है वहाँ की। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये है सेलुलर इन्फिल्ट्रेशंस। सेलुलर इन्फिल्ट्रेशंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? सेलुलर इन्फिल्ट्रेशंस के मींस के ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कार्बन है, ट्राइग्लाइसराइड्स है। जब ये सेल्स में जमा हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर क्या होता है, एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो अराइज होती है। इसमें भी, इस कंडीशन में भी सेल जो है ख़ुद को अडाप्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम सेलुलर अडप्टेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जिसमें सेल जो है वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके साइज़ में, उसकी शेप में, उसकी नंबर में चेंजेस आ जाती है। तो इनमें से एक सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन भी है। इसमें क्या होता है, कार्बन कैन एक्यूमुलेट वाया इनहेल्ड कोल डस्ट कैन काज ब्लैक लंग डिजीज़। जो कार्बन होता है वो जो इनहेल कोल डस्ट का मतलब ये है कि कोई कोल वगैरह, कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो कि बहुत ही हाईली डस्ट पार्टिकल्स को एक्सपोज है, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को ब्लैक लंग डिजीज़ होती है। ब्लैक लंग डिजीज़ को हम न्यूमोन्यूक्लोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह होता है कि जो फ्लेगम होती है, जो कि प्रोडक्टिव कफ जब होता है, तो इसमें ऐसा होता है कि या तो फ्लेगम जो है वो येलो कलर का या ग्रीन कलर का या ब्लडी भी हो सकता है। फास्ट ब्रीथिंग होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फीवर होती है और स्वीटिंग होती है, चिल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन जो है वो पेशेंट को हो जाती है। ऑर्गन इनलार्ज, फिर ऑर्गन भी इसके साथ इनलार्ज हो जाता है। ये जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, इनकी वजह से ऑर्गेनोमेगेली भी हो सकता है। ऑर्गेनोमेगेली मीन्स के साइज़ में जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्प्लीनोमेगेली है, हेपेटोमेगेली है। स्प्लीनोमेगेली का मतलब स्प्लीन का इनलार्ज होना और हेपेटोमेगेली लीवर का इनलार्ज होना। यहाँ पे आप लोगों को इस पिक्चर से शो हो रही है, यहाँ पे हेपेटोमेगेली जो है वो दिखाया गया है। ये नॉर्मल हमारे साथ लीवर है, जिसकी एक नॉर्मल साइज़ है, और इसकी बनस्बत जब हम हेपेटोमेगेली वाले लीवर को जब देखें तो यहाँ पे ये कितना जो है वो साइज़ में बड़ा हो चुका है। Disease due to cellular accumulation may be reversible if due to a correctable systematic डिसऑर्डर। जो डिजीज़ हैं जो कि सेलुलर एकमुलेशंस की वजह से हो जाती है, सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ट्राइग्लाइसराइड वगैरह, इनके जमा होने की वजह से जो डिजीज़ हो जाते हैं वो में भी रिवर्सिबल हो सकते हैं। इनको रिवर्स किया जा सकता है अगर वो करेक्टेबल सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से हो। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं, अगर वो डिसऑर्डर ट्रीट किया जा सके, उस डिसऑर्डर को ठीक किया जा सके, तो फिर ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सिस्टमिक डिसऑर्डर जो है वो अनकरेक्टेबल है, वो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर ये जो यहाँ पे जो चेंजेस है वो भी फिर ठीक नहीं हो सकते। दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस करते जाएंगे और फिर इनसे जो है न्यूप्लास्टिक कंडीशन जो है वो अराइज होगी। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है एलिवेटेड ट्राइग्लाइसराइड लेवल कैन रिजल्ट इन फैटी लीवर। जब ट्राइग्लाइसराइड की एकमुलेशन हो जाती है, ट्राइग्लाइसराइड जब इनकी एकमुलेशन जब हो जाती है, इनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर एक डिजीज़ होती है
जिसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है उसमें फैट जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। दिस मे रिवर्स व्हेन ट्राइग्लिसराइड लेवल इज़ लोवर्ड विद मेडिकेशन। इसको किस तरह रिवर्स किया जा सकता है? अगर मेडिकेशन के ज़रिए ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम किया जाए तो फिर ये जो फैटी लीवर होता है ये फिर दोबारा रिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर ना किया जाए तो फिर ये दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस करती जाएगी और एक दिन एक फेटल कंडीशन जो है वो उसके हद तक पहुंच जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को सेलुलर चेंजेस जो है सेल एडेप्टेशन में उनकी समरी दिखाई गई है। समरी में आप लोगों को दिखाया गया है, एक तो सबसे पहले नॉर्मल सेल्स है, ये आप नॉर्मल सेल्स देख सकते हैं जिनका साइज, शेप, नंबर वगैरह सब नॉर्मल है। जब इनकी सेल के नंबर में चेंज आ जाती है यानी हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो एक सेल जो है वो 4 में 8 में डिवाइड होता है, फिर इतने सारे सेल्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गन भी बड़ा हो जाता है। अगर ये हाइपरट्रोफी की तरह हम देखें तो हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल नंबर में वही है, देखिए सेम जो नॉर्मल में है वो इस सेल में भी है, लेकिन उनकी साइज़ जो है वो बड़ी हो गई है, इस वजह से ऑर्गन भी बड़ा हो गया है। तो जब साइज़ बड़ा हो जाता है, नंबर सेम रहते हैं, इसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। जब नंबर वही सेम नंबर में भी और जो है साइज़ में भी डिक्रीज़ आ जाती है, इसको हम एट्रोफी कहते हैं। इसमें देख ले, नंबर में भी और जो सेल के हमारे साथ साइज़ है उसमें भी दोनों में जो है जो दोनों जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, कम रह गए हैं, इस वजह से इनकी श्रिंकेज हो गई है, इस वजह से इसको हम एट्रोफी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सेल के टाइप में अगर चेंजेस आ जाए, सेल टाइप जो है वो दूसरे टाइप से चेंज हो जाए, इसको हम मेटाप्लीजिया कहते हैं। अगर सेल के साइज़ में, शेप में और फॉर्म में चेंजेस आ जाए, डिसऑर्डर सेल ग्रोथ हो, उसको हम डिस्प्लीजिया कहते हैं। और फिर अगर उनमें डिफरेंशिएशन ना की जाए, डिफरेंशिएशन का लेक हो के एक कैंसरस सेल को दूसरे नॉर्मल सेल से हम डिफरेंशिएट ही ना कर पाए, और वो कैंसरस सेल के जो अपने अंदर के भी सेल्स होते हैं कैंसर ट्यूमर के, उनकी भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन ना हो, तो इसको हम एनाप्लीजिया कहते हैं और इससे फिर न्यूप्लीजिया पैदा होता है। ये एक कैंसरस स्टेज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट स्लाइड है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसका आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।